चलिए, तो आज इतिहास की पहली क्लास, प्राचीन इतिहास की पहली क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? मानव की उत्पत्ति और विकास। चूँकि इतिहास को कितने पीछे से पढ़ा जाए, तो एक तो तरीका होता है कि भाई जब से सूर्य का निर्माण हुआ है तभी से इतिहास पढ़ना चालू कर दो, लेकिन ऐसा इतिहास हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये भूगोल का विषय हो जाता है कि सूर्य कब बना, पृथ्वी कैसे बनी, उसके अलग अलग टाइम पीरियड्स क्या हैं, तो वो ज्योग्राफी में। तो इतिहास की शुरुआत होती है मानव की उत्पत्ति से, चूँकि हमें इतिहास भी तो मानव का ही पढ़ना है ना, बाकी जानवरों का तो पढ़ना नहीं है। मानव कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, किस प्रजाति से पैदा हुआ, कैसे बनते बनते आज ऐसा बन गया है कि एक मानव पढ़ा रहा है, दूसरे मानव बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। अन्य किसी जानवर में तो ऐसा नहीं होता। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का विकास कैसे हुआ, ये आज का टॉपिक रहेगा। और यही टॉपिक देखिए ऊपर लिख भी दिया गया है, मानव की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर मान लीजिए कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है, एक बहुत प्रचलित कहावत है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। दरअसल सबसे पहले यहाँ पर जिस सबसे बड़े जीव का पृथ्वी पर कब्जा था वो डायनासोर था, है ना। डायनासोर होते थे, डायनासोरस होते थे, इस जीव का सबसे बड़ा कब्जा था। और फिर जो है एक विनाश होता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकरा जाता है, और इससे जितने भी बड़े जीव थे वो सभी मर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक तो पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे थे, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आई थी, सुनामी आई थी, है ना, भौगोलिक हलचल हो गई थी। और इसके बाद कई सौ वर्षों तक पृथ्वी को घने काले बादलों ने घेर लिया, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, और इस वजह से ज़्यादातर जो बड़े जानवर डायनासोर जैसे थे वो ख़त्म हो गए। ऐसे समय में जो बहुत छोटे जानवर थे, लाइक छछूंदर, ये कौन सा वर्ग था? प्राइमेट्स वर्ग, यानी स्तनधारी वर्ग के बहुत छोटे जीव, जैसे छछूंदर जीव है, ये जीव जो उस समय बिल बना करके रहा करते थे, बाद में इनको जीवन जीने की बहुत अच्छी संभावनाएं मिल गईं, क्योंकि जो इनको ख़त्म करने वाले जीव थे वो पहले ही ख़त्म कर दिए गए थे उल्का पिंड के द्वारा। तो इनका जो विकास हुआ, यहाँ से आकर के ही जो बड़ा वानर वर्ग है, जिसे हम महाकपि वर्ग कहते हैं, वानर वर्ग बना स्तनधारियों में। यानी डायनासोर के मरने के बाद कौन से लोगों में विकास हुआ? प्राइमेट्स यानी स्तनधारियों का विकास हुआ, और इन्हीं का आगे चल कर के जो वानर वाला वर्ग है ये बना। और हम सभी जानते हैं वानर से ही बाद में कौन बना है? मानव बना है। ठीक है, अब इधर देखिए जरा, मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई थी। अब देखिए ये टर्सरी युग क्या है? पृथ्वी की पूरी आयु को कुछ अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ज्योग्राफी का विषय है, और उसी में से एक टाइम पीरियड का नाम है टर्सरी युग। इस टर्सरी युग में मानव की उत्पत्ति हुई, और टर्सरी जैसे घंटा से छोटा मिनट होता है। ठीक है, तो टर्सरी युग में भी क्या है? प्लायोसीन वर्ग जो है, प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ से आपको ये दो बातें बिल्कुल याद रखनी है। पहली चीज, मानव की उत्पत्ति कब हुई? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। इतना याद रह जाएगा, मानव की उत्पत्ति कब हुई? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। और सबसे पहले जो वर्ग था वो था प्राइमेट्स समूह। और हमने अभी आपको बताया प्राइमेट्स मतलब ये कौन लोग हैं? स्तनधारी लोग हैं। ये लोगों का, क्योंकि डायनासोर वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो इन्हें अपना विकास करने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया। और आप जानते हैं कि प्राइमेट्स वर्ग की एक खासियत होती है कि इन्हें जीवन की जितनी अनुकूल अवस्थाएं मिलेंगी, जितना इनको फ्रीली खाने को मिलता रहेगा, ये उतनी ही जल्दी अपनी संतानें पैदा करते हैं।
उतनी जल्दी ये अपना विकास कर लेते हैं। 1 से 2 से 4 से 4000 तक होने में इनको टाइम नहीं लगता है। आप देखिए, आप अपने घर में एक चूहा ऐसी जगह छोड़ दीजिए, मतलब चूहा चुहिया जहाँ पर अनाज के भंडार हों, और आप देखेंगे कि 2-3 महीने में ही उस कमरे में इतने चूहे हो जाएंगे कि वो वहाँ पर जो है जीना हराम कर देंगे। तो मतलब क्या है कि इस वर्ग ने अपना अच्छा विकास किया डायनासोर के ख़त्म होने के बाद। और यहाँ से प्राइमेट समूह, स्तनधारी समूह में कौन कौन से प्रमुख जीव आए देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए कौन है, बंदर है, लंगूर है। ये लगभग अगर देखो तो एक ही खानदान के लगते हैं। शकल सूरत में थोड़े बहुत अलग अलग हैं, हरकतों में थोड़े अलग हैं, लेकिन है सबका खानदान एक ही। बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगटाउन और छछूंदर, ये सब मिलाकर के कौन सा वर्ग कहा जाता है, प्राइमेट्स वर्ग कहा जाता है, स्तनधारियों का वर्ग कहा जाता है। इसमें से जो मानव का विकास माना जाता है वो माना जाता है बंदर से। अब बात यहाँ पर ये आती है, बहुत से लोग ये तर्क आपको देते हुए मिल जाएंगे कि अगर बंदर से मानव बना है तो फिर बंदर अभी कैसे बचे हुए हैं, सबके सब बंदर हमारे सामने इंसान बनते हुए दिखाई देने चाहिए। यही इस टॉपिक में आपको जानना है कि सब बंदर इंसान कैसे नहीं बने और जो बंदर इंसान बन गए वो कैसे बन गए। तो मानव का विकास किससे हुआ है, बंदर से हुआ है। इस पूरे वर्ग में से मानव जो बना वो किससे बना, बंदर से। ऐसा हमारे इतिहासकारों का और जो वैज्ञानिक वर्ग है उसका मानना रहा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो चिंपांजी या ओरंगटाउन ये आपको बंदर की अपेक्षा ज़्यादा इंसानी हरकतें करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमारा विकास किससे हुआ है, बंदर से हुआ है। तो सबसे पहला जो मानव बंदर से बना वो था रामापिथिकस। सबसे पुराने बंदर को क्या नाम दिया गया है, रामापिथिकस नाम दिया गया। अब देखिए ये आपको दिखने में बहुत हद तक बंदर के ही जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो बंदर वर्ग है इसको समझना, ये हटा देते हैं ना, क्योंकि ये तो आपके इतने काम का नहीं है। जो ये बंदर वर्ग है या जिसे वानर वर्ग कहते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, वानर। तो ये बंदर या वानर से सबसे पहले जो विकास होकर के मानव बना, जिसे पहली बार मानव कहा गया, उसका नाम था रामापिथिकस। अब जो ये रामापिथिकस है ये उष्णकटिबंधीय वनों में रहा करते थे। मोस्टली ऐसे वन आपको कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका के अंतर्गत आपको ऐसे वन ज़्यादातर मिल जाएंगे। तो जो भूमध्य रेखा के आसपास के वन हैं, इन वनों में सबसे पहले कौन सा जो है मानव बना, रामापिथिकस बना। अब देखिए रामापिथिकस किस तरीके से रहता था, तो मोस्टली तो ये वृक्षों पर ही रहते थे। मोस्टली कहाँ रहते थे, वृक्षों पर रहते थे। अब देखिए यहाँ पर एक आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो रामापिथिकस है वो किसी वृक्ष की एक टहनी पे चल रहा है। तो इसका मूल आवास क्या था, वृक्ष थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जमीन पर नहीं आते थे, ये जमीन पर भी आते थे, ठीक है, लेकिन जमीन पर अपेक्षाकृत कम आते थे। रीजन क्या था, अन्य जानवरों से भय, इस वजह से ये कम आते थे। जब ये वृक्षों पर रहते थे तब ये चलने के लिए अपने चारों पैरों का प्रयोग करते थे। जब ये वृक्षों पर रह रहे हैं तब ये चलने के लिए क्या करते थे, 4 पैरों का प्रयोग करते थे। कृपया करके अपने अपने स्वर वायु को चुप कराएं। और जब ये जमीन पर आता था तब ये 2 पैर पर खड़ा हो जाता था, है ना, या जब ये लड़ा करते थे तब भी अक्सर 2 पैरों पे खड़े हो जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी वैसे ही चल रही हैं। आदमी गुस्से में कहता है कि वो इतने गुस्से में थे बिल्कुल 2-2 पैर हुए जा रहे थे। तो अभी भी ये जो तकिया कलाम चलते हैं ये पुराने ही जुड़े हुए हैं। तो
तो वृक्षों पर रहता था तब 4 पैर पर, और जब जमीन पर आता था तब चलता था 2 पैर से। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रामापिथिकस चलने के लिए प्रयोग करता था 4 पैरों का, 2 पैरों का, या दोनों तरह से चलता था, या सिर्फ लटक के रहता था, तो सही उत्तर क्या होगा कि दोनों तरह से ये चलता था। जब पेड़ पर रहता था तब ये 4 पैरों से चलता था, और ज़मीन पर रहता था तब ये 2 पैरों से चलता था। ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों करता था, ज़मीन पर कम क्यों आता था? क्योंकि इसे अन्य जानवरों से भय था, स्ट्रॉन्ग नहीं था बहुत ज़्यादा, अन्य जानवरों से भय, वही जंगल वाला कानून लागू होता था। और ये कब मिला, इसके सबूत कब मिले हैं अगर आपको ये जानना हो तो देखिए, करीब 2 करोड़ साल पहले, ये अभी से कब हुआ करते थे, करीब 2 करोड़ साल पहले वानर से या बंदर से पहली बार मानव बनने की प्रक्रिया चालू हुई, और इसमें जो पहला मानव बना उसको नाम क्या दिया, रामापिथिकस। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ से तैयार होता है कि रामापिथिकस का विकास कितने वर्ष पहले लगभग हुआ। तो याद रहेगा कितने वर्ष पहले, लगभग 2 करोड़ साल पहले पहला रामापिथिकस बना। अब देखिए, हम लोग भी भूमध्य रेखा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी रामापिथिकस के कुछ सबूत मिले हैं। कहाँ मिले हैं? शिवालिक पहाड़ियों में मिले हैं। शिवालिक पहाड़ी समझते हैं ना, हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसको क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना। तो शिवालिक पहाड़ियों में यहाँ मिले, और कब, 1930 में एक जो खोजकर्ता थे, इनका नाम है रिचर्ड लेवी। क्योंकि 1930 का समय है, इस समय भारत पर अंग्रेजी शासन था, वही सब लोगों को बहुत खुजली होती थी खोजने की। अपन तो कभी ऐसा खोजने निकले नहीं, अगर हम खोजते तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही नहीं खोज लिए होते। तो इन लोगों को ज़्यादा था पुरानी बातें जानने के लिए कि कहाँ कैसे क्या हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था कि जब भी मानव बनता है तो डिट्टो ऐसा ही मानव बनता है जैसा दिख रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो वो तो सभी जातियों को एज इट इज बनाते हैं। बोलो सही है कि नहीं, है ना। और फिर क्या होता है, एक बार में सब खत्म हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है, फिर वो सप्तऋषि सारे बीजों को रख लेते हैं, फिर अगली दुनिया बन जाती है। तो हम लोगों, चूँकि बहुत ज़्यादा साहित्य में, धर्म में विश्वास था, इसलिए कभी इस तरह की ज़्यादा खोज नहीं हुई, राजाओं ने इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। अंग्रेजी शासन के दौरान 1930 में रिचर्ड लेवी ने शिवालिक पहाड़ियों में पहली बार क्या किया, रामापिथिकस का एक पंजर खोजा। कुछ उसके अस्थि अवशेष मिले, तो इससे पता चला क्या कि इसकी जो ऊंचाई थी वो करीब 3 से 4 फुट थी। यानी इसकी जो ये आपको ऊंचाई दिख रही है, ये करीब कितनी होती थी, 3 से 4 फुट होती थी, और ये उष्णकटिबंधीय वनों में रहा करता था। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, और ये वृक्षों पर ही रहते थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इनकी वे पेड़ों पर भी रहते थे और ज़मीन पर भी रहते थे। बात समझ में आ गई। रामापिथिकस आपको समझ में आया। तो रामापिथिकस भारत में कहाँ मिला, शिवालिक पहाड़ियों में मिला। किसने खोजा, रिचर्ड लेवी ने खोजा। और ये कितना ऊंचा था, 3 से 4 फुट, उष्णकटिबंधीय वनों में रहा करता था। 2 करोड़ साल पहले लगभग इसका विकास हुआ था, और ये किससे बना था, बंदर से। अब विकास की प्रक्रिया रुकती नहीं है ना। हम लोग अभी जिस अवस्था में हैं, अगर आज के ज़्यादा नहीं 50,000 साल बाद भी देखेंगे तो मानव जैसा आज दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। या अभी से आप अगर ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार साल भी पीछे चले जाएं तो देखिए क्या मानव ऐसा ही दिखता था। 9 फुट की ऊंचाई होती थी, है ना। अन्य बहुत सारी जो शारीरिक बनावटें हैं वो बदल गई हैं। तो इस तरह के मानव जैसे जैसे विकास करता है उसकी शारीरिक और मानसिक स्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे पहले सोचने समझने की उतनी क्षमताएं नहीं थी, अब हम अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, तो और आगे विकास होता रहेगा ऐसे ही। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा, फिर वही रामापिथिकस से कहानी चालू हो जाएगी। बोलो ये कहानी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए विकास का क्रम जब आगे चला तो दूसरे जो है वर्गों का विकास हुआ।
यहाँ से आगे देखिए रामापिथिकस की 2 शाखाएं बनी। रामापिथिकस की आगे चल करके 2 शाखाएं बनी। एक ऐसे जो बंदर या रामापिथिकस पहला मानव जो था, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो जंगलों में ही रहे, यानी उनका जीवन वही रहा, पेड़ पे रहना, नीचे आकर के गिरे हुए फल बटोर लेना जल्दी जल्दी से और फिर पेड़ पे चढ़ जाना, क्योंकि दूसरे जानवर पेड़ पे चढ़ नहीं पाते थे जिनसे उन्हें खतरा था, तो ऐसे करके उनको सहूलियत हो जाती थी। तो जो जंगल में रहे उनका विकास कभी भी महाकपि वर्ग से अधिक नहीं हुआ। और ये आप देखिए जो पेड़ों पे रहे वो आज भी पेड़ों पे ही हैं, समझ रहे हैं। और जो ज़मीन पे उतरे, जिन्होंने रिस्क लिया, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल आए, जिन्होंने चुनौतियां एक्सेप्ट करी, और वो देखिए आज विकसित होते होते चांद तक पहुंच गए, है ना। और कहाँ तक जो है सौरमंडल के बाहर तक तो उन्होंने अपने उपकरण पहुंचा दिए हैं। तो जीवन में एक चीज़ तो क्लियर मान लीजिए कि जिसके जीवन में चुनौती नहीं है उसका विकास भी नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं ना कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और माझी की गहन परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अनुकूल धाराओं में तो कोई भी जा सकता है, और जो अनुकूल धाराओं में चलते हैं वो विकास नहीं करते हैं। विकास कौन करता है? जो धारा के प्रतिकूल जाता है, जो चुनौतियां स्वीकार करता है। तो रामापिथिकस का एक ऐसा वर्ग था जो मैदानी भागों में आ गया, यानी अब ये पेड़ों से उतर करके अपना आवास मैदान में बनाने लगे। और मैदान में जिन लोगों ने बनाया उनका नाम क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस उनसे कहा गया। क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस उनको नाम दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि रामापिथिकस 2 भागों में रहे, एक जो जंगल में बने रहे वो बंदर ही बने रहे, और जो मैदान में आए वो कौन बने? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एक नई प्रजाति कहलाई। अब ये जब दौड़ते थे तो 4 पैरों से ज़मीन पे, तेज दौड़ने के लिए क्या करते थे? 4 पैरों से दौड़ते थे। और जो हम लोग हैं, हम लोग मानवों की, वो लोग कौन सी प्रजाति हैं? हम लोग मानवों की प्रजाति कौन सी हैं? होमो सेपियंस हैं। तो हमारे जो एक्चुअल आदि पूर्वज हैं वो रामापिथिकस नहीं है, क्योंकि रामापिथिकस तो बहुत सारे पेड़ पर ही रह गए थे। हमारे आदि पूर्वज एक्चुअल में कौन है? होमो सेपियंस के ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। बोलो, बात क्लियर हो गई। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए कि हम लोगों का वास्तविक आदि पूर्वज कौन है? तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। होमो सेपियंस टिक मत कर देना, क्योंकि होमो सेपियंस तो हम खुद ही हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई। तो हमारा आदि पूर्वज कौन हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका का जो ट्रांसवाल प्रांत है वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिली। इनके अवशेष कहाँ मिले? ट्रांसवाल, साउथ अफ्रीका में जो ट्रांसवाल क्षेत्र है। अगर आपने आधुनिक भारत का कभी अध्ययन किया हो और गांधी जी के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ आपको ट्रांसवाल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, वहीं तो ट्रेन से फेंक दिए गए थे। तभी उन्होंने कहा था तुमने हमको ट्रेन से फेंका है, हम तुमको भारत से निकाल देंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अभी हम एक लोग का वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे थे गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, तुम्हारे आइडियल होंगे, हमारे नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसे ये वो लोग हैं जिनके बाबा ने अपनी 100 बीघा ज़मीन कोठे पे दे दी, उनके श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, गुणगाथा कर रहे हैं। और एक ऐसे हमारे जो है बुजुर्ग पूर्वज जो देश आज़ाद करा गए, उनके बारे में कुछ भी कहने से नहीं चूकते। देखो, तो होमो सेपियंस ही हमारे आदि पूर्वज हैं, और ये कहाँ मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी एग्जैक्ट जगह का अगर नाम पूछे तो कौन सी जगह है? टोंग नाम की जगह पर मिले हैं। ठीक है। आप लोग लिखने में अतिरिक्त समय ना जो है वो करिए, क्योंकि ये जो भी बोर्ड पर है, क्लास क्लियर होते ही ये पूरा बोर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा, है ना। तो आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं, यहाँ आप समझिए, जो प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं वो पूछिए, है ना। एक डिस्कस क्लास होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। होमो सेपियंस के आदि पूर्वज, और ये कहाँ मिलते थे? ट्रांसवाल प्रांत में मिलते थे।
और इनके खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका देखिए नाम क्या है, रेमंड डॉट है। क्या नाम है? रेमंड डॉट ने सबसे पहले इनकी खोज करी थी। यहाँ से मानव ने स्वयं को मैदान के अनुकूल ढालना प्रारंभ किया। तो ये मैदान के अनुकूल ढालना मतलब क्या किया? देखिए, पहले जो रामापिथिकस है, रामापिथिकस ज़्यादातर कहाँ रह रहे हैं? पेड़ों पर। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैदान का रुख किया। चूँकि अपना आवास बदलना बहुत साधारण नहीं होता है, और ये मैदान वाले ही क्या कहला रहे हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहला रहे हैं। अब देखिए, मैदान में 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए इनके सामने क्या परेशानियां आई होंगी। सबसे पहले तो ये चूंकि पेड़ पर रहने के अनुकूल हैं तो इनको चलने में समस्या आई होगी। तो जब ये भागते थे तो 4 पैर से भागते थे, है ना। अब यहाँ पर इनको खाने के लिए क्या चीज़ें मिलेंगी? तो यहाँ से इन्हें शिकार करना इन्होंने चालू किया। तो ये क्या करते थे, बड़े बड़े जो जानवर या अपने से जो छोटे जानवर है उनका शिकार करते थे। पत्थर वत्थर मार दिया, वो मर गया तो वहाँ से जो है उठा लिया। चूँकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ही एक उपवर्ग है, ध्यान से समझना, इसका एक उपवर्ग है जिसका नाम है जिंजेंथ्रोपस। जिंजेंथ्रोपस ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ही एक उपवर्ग था, और इसी उपवर्ग ने मानव इतिहास में पहली बार जो है इसने पहली बार औजार बनाना चालू किया। औजार बनाने का मतलब ऐसा रिंच पाना नहीं बना लिया। क्या किया? पत्थर का प्रयोग पहली बार जिस मानव ने किया उसका नाम क्या है? जिंजेंथ्रोपस है। कैसे? एक बड़ी सी कहीं चट्टान पड़ी, अब उस चट्टान को उठा करके वो नीचे एक हिरन सो रहा है उसके ऊपर फेंकना चाह रहा है, लेकिन चट्टान भारी है और उसे पता है हम वहाँ तक इसे नहीं फेंक सकते। तो उसके दिमाग में सडन एक आइडिया आया और उसने उस पत्थर को उठाकर दूसरे पत्थर के ऊपर पटक दिया, टुकड़े हो गए। अब उसमें से जो बीच वाला टुकड़ा है वो उसने उठा लिया, चूंकि उसे वो आसानी से फेंक सकता है, और उसे उठा करके उसने उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया और वो जानवर मर गया। अब उसके दिमाग में ये आइडिया क्लिक कर गया कि अगर पत्थर को उठाकर पत्थर पर मारा जाए तो हमें अन्य छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं जिनका हम प्रयोग शिकार के लिए कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला पहला मानव कौन बना? जिंजेंथ्रोपस। ये अपने आप में कोई नई प्रजाति नहीं है, एक उपवर्ग है। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ही एक उपवर्ग है। बोलो, ये बात याद रह जाएगी। तो यहाँ से देखिए, जब ये शिकार करते करते कभी देखते थे किसी जानवर को खदेड़ रहे हैं और इन्हें पत्थर मारना है तो रुकना पड़ता था, फिर पत्थर उठा के देना पड़ता था। तो यहाँ से किसी के दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया कि उसने 2 पैरों पर खड़े होकर के पत्थर मारा। तो यहाँ से इनको ये बात समझ में आई कि अगर 2 पैरों पे चल के भाग लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब जैसे ही 2 पैरों पे तेज चलने का प्रयास किया तो गिर गया। बाकी के जो मानव थे वो हंसने लगे, और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक होती रही और हमारे डीएनए में सेट हो गई। अब देखिए, आप कहीं खड़े हैं, बरसात में कोई जा रहा है और फिसल के गिर गया, सोचिए क्या उसमें कोई भी हंसने जैसी बात है? लेकिन पहला रिएक्शन क्या आता है? सबसे पहले ऐसी आती, गिर गए। उसमें जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हंसा जाए या जिसपे कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि वो आपके दिमाग की अनंत गहराइयों में सेट है कि जब भी कोई 2 पैरों से चलते हुए गिरता है तो एक हंसी वाला माहौल निकल ही जाता है। वो कहाँ से आया? यहीं से आया, जिंजेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने ही पत्थर से मारने की प्रक्रिया चालू करी, और ये पहले 2 पैरों पे दौड़ा करते थे, लेकिन स्लोली इन्होंने 4 पैरों पे दौड़ते थे, फिर 2 पैरों पे आ गए मैदान में रहते रहते। और इसी वजह से मानव का आदि पूर्वज ने कहा गया, क्योंकि इन्होंने स्वयं को क्या किया? मैदान के अनुकूल ढाल लिया। बोलो, बात क्लियर? क्योंकि रामापिथिकस पेड़ों पे रह रहा है इसलिए वो हमारा आदि पूर्वज नहीं है। हमारा आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्योंकि उसने अपना आवास मैदान को बनाया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद दूसरा जो मानव आया
इसका नाम है होमो हैबिलस। ठीक है, तो यहां से आगे देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बोलो क्या जान गए इसके बारे में? हमारा आदि पूर्वज है, पहली बार मैदान में आया, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में सबसे पहले इसकी खोज की गई, रेमंड डॉट ने इसकी खोज करी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद पहला आया होमो हैबिलस। अब होमो हैबिलस पूरी तरह से 2 पैरों पर चलता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार, अब चल तो वो भी रहा था, पहली बार पूरी तरह से पूर्णतः 2 पैर वाला मानव, 2 पैर वाला मानव कौन? होमो हैबिलस। इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लास्ट में देखिए कुछ ऐसा आ रहा है जैसे हैवी कुछ लेस हो गया, हैबिलस। जब ये 4 पैरों पर दौड़ते थे तब इनको अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी, और जब ये 2 पैरों पे दौड़ते हैं तो इनको कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं तो हमारी कम ऊर्जा खत्म होती है। देखिए क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पैरों के बीच में होता है, ठीक है ना। और जो जानवर है वो 4 पैरों से चलते हैं, उनका चारों पैरों के बीच में होता है, तो उन्हें अपने आप को चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुए होमो हैबिलस को? एक तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा कम खर्च हुई, क्योंकि 2 पैरों पे ये आ गए तो अब क्या हुआ? ऊर्जा कम खर्च हुई। और इसके अलावा देखिए और क्या फायदे हुए, अब वह चलते हुए खा सकते थे। क्योंकि अब जब 2 हाथ ऊपर के फ्री हो गए तो अब वो चलते चलते भी कोई पत्ता तोड़ के, कोई फल तोड़ के, किसी जानवर की टांग उठा करके चलते चलते भी खा सकते थे। अच्छा, तो इस सब से क्या हुआ? यानी यहां पर भी उनकी ऊर्जा बचने लगी, ऊर्जा बचने लगी। तो ये बची हुई जो ऊर्जा थी, ये बची हुई ऊर्जा उनके दिमाग में जाने लगी, और दिमाग में जाने लगी तो उससे क्या हुआ कि इनके दिमाग का विकास हुआ। इनके दिमाग का विकास होने लगा। तो जब ये मानव 2 पैरों पर चला तो उससे क्या क्या खूबियाँ हुई? उसकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी, उसका जो दिमाग था वो बढ़ने लगा, तो वो उसकी सोचने समझने की क्षमताएं कुछ और बढ़ने लगी। और यहाँ से ही आपने देखा कि एक और जो है, जो जिन्जिन्थ्रोपस आया, उसने क्या किया? पत्थरों के औजार बनाने चालू कर दिए। क्योंकि पहली बार औजार, देखिए ना, शेर भी तो शिकार करता है, क्या अभी तक उसने औजार बनाना सीख पाया? नहीं ना, अभी भी पंजे बंजे मार के ही काम चला रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा उसके पाचन तंत्र में, चलने फिरने में जा रही है, उसका डीएनए भी वैसा नहीं है। मानव ने अपनी ऊर्जा बचाई, और बचाने की वजह से क्या हुआ कि उसके जो दिमाग, मस्तिष्क का विकास हुआ, और मस्तिष्क के विकास होने के बाद उसके लिए चीज़ें और आसान होने लगी। अब वह औजार बनाने लग गया, छोटे छोटे औजार बना के मारने लग गया, तो उसके लिए शिकार करना भी आसान हो गया। जब शिकार करना आसान हुआ तो समय और बचने लगा, जब समय और बचा तो सोचने के लिए और टाइम मिलने लगा। तो यहीं से इनका जो है विकास और तेज हो गया। आप हर स्टेप पे क्या देखेंगे कि विकास की जो गति है वो हर स्टेप पे बढ़ती जाती है। और यही तो आज भी है। टाइम टेलीफोन को आने में लगा, टेलीफोन से मोबाइल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और फिर मोबाइल से टच वाला मोबाइल आने में और भी कम टाइम लगा। अब तो पता नहीं कैसे कैसे मोबाइल आ रहे हैं, है ना। तो बोलो ये कहानी क्लियर हो गई। यहाँ से देखिए होमो हैबिलस ने क्या किया? पहली बार हाथ का खुलकर प्रयोग किया, और यहाँ से ही इन्होंने अच्छे औजार बनाना चालू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब ये हाथों का खुलकर प्रयोग कर रहे, 2 पैरों पर चल रहे, वही सिस्टम, ऊर्जा बच रही है। लेकिन इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से सीधी नहीं हुई है, क्योंकि अभी अभी तो 2 पैरों पे आए हैं, तो ये चलते तो हैं लेकिन
झुक के चलते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, झुकी हुई है। तो जब तक आप होमो हैबिलस तक आए हैं तब तक कितना विकास हुआ कि मानव 2 पैरों पे आ गया, औजार बनाने लग गया है, लेकिन चल रहा है झुक कर ही। इसके बाद देखिए अगला जो मानव है वो देखिए हिडेल वर्ग आता है, और ये हिडेल वर्ग जो है ये यूरोप में ही विकसित हुए थे और यूरोप में ही समाप्त हो गए, तो इनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं जानना। आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण मानव है वो है निएंडरथल। चूँकि निएंडर एक नदी का नाम है, निएंडर एक नदी का नाम है, और ये नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है निएंडर नदी। इस निएंडर नदी के किनारे गुफाओं में कुछ मानव रहा करते थे। तो देखिए यही लिखा है ना, जर्मनी की निएंडर नदी के किनारे गुफाओं में रहने वाले मानव को ही क्या नाम दिया गया है? निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। इसे सांस्कृतिक मानव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक मानव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके यहाँ पर एक व्यवस्थित समाज के संकेत मिलने लगते हैं। देखना, निएंडर नदी के किनारे गुफाओं में ये मानव रहा करता था। इसके बारे में कुछ अच्छी बातें क्या थी? जैसे इस मानव ने आवास बनाना चालू कर दिया था। बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अल्लड़ से आवास बनाने लगे, और ये आवास भी 2 तरह के मिलते हैं। कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि ये उच्च प्रकार के आवास हैं, और कुछ को देखकर लगता है कि ये साधारण प्रकार के आवास हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो निएंडरथल मानव है उसमें एक उच्च वर्ग था और एक साधारण वर्ग था, और स्पष्टता ऐसा हो सकता है कि या तो जो है बल के आधार पर या बुद्धि के आधार पर, किसी आधार पर तो विभाजन रहा होगा, जिसमें से एक वर्ग ने अपने लिए अच्छे घर बनाए और दूसरा वर्ग ऐसे ही बना रहा। तो ये आवास से यहाँ देखने को मिल रहा है कि इनकी अपनी कोई एक संस्कृति थी। और क्या देखने को मिलता है? जब इनके यहाँ कोई भी व्यक्ति मर जाता था तो ये मृत व्यक्ति को उसकी समाधि बना देते थे, यानी उसको क्या करते थे? दफना देते थे। ठीक है, दफन कर दिया। अब इस समाधि के अंदर भी वो कुछ खाने की वस्तुएं रखते थे, खाने का सामान है ना, कुछ कपड़े भी रख देते थे, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें रख देते थे। तो इससे ऐसा लगता है कि इनकी एक मानसिकता थी, इनकी एक सोच थी, और ये अब इतना भी सोचने लगे थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ये क्या सोचने लगे? कि मरने के बाद जीवन होता है। अब आप देखिए इनका दिमाग कितना चलने लगा है। ये अब कल्पनाएं करने लगे हैं, और ज़्यादा विकास हो गया। अब ये कल्पना कर रहे हैं। इनकी जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में कुछ अक्षर आकृतियां मिली हैं। हालांकि अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन कुछ अक्षर आकृति मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्हें अक्षर ज्ञान भी था, यानी ये अपनी बातों को शब्दों में पिरोना भी जानते थे। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जर्मनी की निएंडर नदी के किनारे जो ये मानव रहता था, ये एक सांस्कृतिक मानव था। इसका अपना समाज था, आवास थे, व्यवस्था थी, वर्ग विभाजन था, इसके यहाँ सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, इनके पास सोच थी, कल्पना करते थे, परलौकिक जीवन के बारे में सोचते थे। तो देखिए यहाँ पर कुछ आवास कैसे हैं, उच्च व्यवस्थित हैं और कुछ साधारण हैं। और महिलाएं पहली बार यहाँ देखने को मिलता है, महिलाएं घर में रहने लगीं। देखो स्पष्ट समाज के संकेत मिल रहे हैं। पहले तो क्या है, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या आदमी, सारे जा रहे हैं, हिरन पकड़ रहे हैं, कहीं कुछ पकड़ रहे हैं, और जहाँ मिला वहीं फाड़ के बैठ के खा रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम बदलने लगा। अब महिलाएं घर में रहती हैं और बच्चों को संभालती हैं,
और जो पुरुष वर्ग है वो भी एक ग्रुप में बाहर जाते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं, बांटते हैं और फिर उसको खाते हैं। यानी एक बिल्कुल स्पष्ट समाज के संकेत कहाँ मिल रहे हैं? निएंडरथल मानव से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये मृत व्यक्ति को दफनाते थे और उसकी कब्र में कुछ वस्तुएं भी रख देते थे। यहीं से आपको क्या पता चल रहा है कि ये पारलौकिक जीवन में मानते थे। ये पक्का मांस और जली हड्डियां यहाँ से मिली हैं। इससे क्या पता चलता है कि इस मानव को आग के बारे में भी पता था। जो निएंडरथल मानव है ये आग से परिचित था। ठीक है, यानी कैसा हुआ होगा? एक मिनट के लिए सोच के देखना कि कभी ये लोग शिकार करके अपने घर पे आए होंगे, अपनी गुफा में आए होंगे, शिकार को खाया होगा, कुछ शिकार बच गया होगा, बचा हुआ शिकार इन्होंने वहीं छोड़ दिया होगा और वहाँ आग लग गई होगी, ये सब भाग गए, है ना, आग लग गई, सब भाग गए। जब लौट करके आए तो इन्हें कैसा भुना हुआ मांस मिला, कुछ जल गया, कुछ भुन गया, भुना हुआ मांस मिला। तो जब इन्होंने ये भुना हुआ मांस खाया तब इन्हें ये कैसा लगा? ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों ज़्यादा अच्छा लगा? क्योंकि इनके जबड़ों को कम मेहनत करनी पड़ी और वो सुपाच्य भी था और स्वादिष्ट भी था। तो ऐसे करके इन्हें पहली बार पता चला कि अगर ये जो दिख रहा है रक्त फूल जैसा, वो देखिए ना, एक कौन सी मोगली वाली मूवी है, उसमें वो बंदर कहता है कि हमको रक्त फूल चाहिए। तो वो नहीं जानते आग क्या चीज़ है, लेकिन समझ गए कि ये है तो काम की चीज़ अगर कंट्रोल में कर ली जाए। तो फिर उन्हें कई समय के बाद पता चला होगा कि कहीं बांस रगड़ जाते हैं तो आग लग जाती है ना, या फिर ये सब अनुमान लगाए जाते हैं कि वो कभी अपने औजार बना रहे होंगे और औजार बनाने के लिए क्या कर रहे होंगे? पत्थर को पत्थर पर मार रहे होंगे और पत्थर को पत्थर पर मारने के दौरान क्या निकली होगी? एक चिंगारी निकली होगी और उस चिंगारी ने पास में पड़ी हुई सूखी घास को जला दिया होगा और इन्होंने उसी आग पर पत्थर मारे होंगे, उसी आग पर पत्थर मारे या मिट्टी डाल दी तो आग बुझ गई। तो यहाँ से इनके दिमाग की बत्ती जल गई कि पत्थर पे पत्थर रगड़ेंगे तो आग निकलेगी और इस पर पानी या मिट्टी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। या इतनी जल्दी बुझाना ना भी सीखा हो तो ये व्यवस्थित आग जलाना सीख गए। कुछ लकड़ियाँ घास इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी, उसके ऊपर जानवर रख दिया, जानवर भुन गया, बढ़िया खा लिया। एक और स्टेप कहानी आगे बढ़ गई। अब जब इन्होंने पका हुआ मांस खाना चालू किया तो इनके शरीर को उस मांस को डाइजेस्ट करने में भी कम मेहनत करनी पड़ी, ऊर्जा और बचने लग गई। और वो भी बची हुई ऊर्जा ने कहाँ पर काम किया? दिमाग पर काम किया और दिमाग बढ़ गया, अक्षर ज्ञान तक सोच लिया, समाज तक सोच लिया, पारलौकिक जीवन की कल्पनाएं कर ली। तो यहाँ पर भी एक बड़ा रोल किसका है? आग की खोज का एक बड़ा रोल है एक व्यवस्थित समाज को बनाने में। बोलो, कहानी समझ में आ गई? यहाँ से देखिए, ये निएंडरथल मानव आप देख रहे हैं गुफाओं में रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुरुष वर्ग क्या कर रहा है? बाहर शिकार करने के लिए गया है और देखिए इसने बढ़िया सा औजार भी बनाया हुआ है। इससे ये जो है किसी के भी घुसेड़ देगा, वो मर जाएगा, फिर ये उसको उठा लाएंगे। महिलाएं क्या कर रही हैं? देखिए, महिलाएं घर पे रह रही हैं और घर पे रह करके वो अपना मांस पका रही हैं। पुरुष वर्ग आएगा मेहनत करके तो आकर के बैठ जाएगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। आप सभी लोग अपने घर पे जो है एक ठीक ठाक समय बिताते हैं। अब देखना, यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिनके घर में महिलाएं हैं, यानी या तो मम्मी हैं, बहनें हैं या पत्नी हैं, और ख़ासकर जिनके घर में उनका काम या तो उनकी माताजी संभालती हैं या उनकी पत्नी संभालती हैं। अक्सर पुरुष वर्ग क्या करता है कि सुबह सुबह घर से निकलता है। अच्छा देखिए, ज़्यादातर घरों में यही नियम है ना, सुबह सुबह पुरुष क्या करता है? घर से निकल जाता है काम पे, और इसके लिए वो सुबह क्या होता है? जल्दी तैयार होता है।
जल्दी ना लिख के क्या लिखें, जल्दी जल्दी में तैयार। यही होता है ना, नहा के निकले तुरंत भाग के जो है टॉवल कहाँ है, पैंट कहाँ है, और मेरा रुमाल कहाँ है ना। बहुतों को तो अंडरवियर नहीं मिल रही, अंडरवियर कहाँ है। और किचन से एक आवाज़ आती है पत्नी की कि वहीं देखो वहीं रखा है, नहीं दिख रहा है, और देखो वहीं है, नहीं है। और फिर जब मम्मी है इनके घर पे, वो मम्मी उधर से एक आवाज़ देती है कि अगर हमें मिल गया वहाँ पे फिर तुम्हें बताएंगे, और उनको मिल जाता है। ये कहानी दरअसल यहाँ से शुरू हुई है। पुरुष वर्ग जो है उसका हमेशा से काम रहा है बाहर जाकर के शिकार करना, और महिलाओं का काम रहा है घर पर अपनी गुफा में रह कर के चीज़ों को संभालना। तो ऐसा जब लाखों सालों से हो रहा है तो यहाँ पर इनके डीएनए में ये चीज़ जो सेट हो गई कि जो पुरुष वर्ग है वो क्या करता है, एक तो गतिमान चीज़ों को, गतिमान अगर कोई वस्तु है तो पुरुष की नज़र उस पर खट से जाएगी, या फिर दूर की वस्तु को। क्योंकि शिकार में यही दो चीज़ें तो जरूरी होती हैं, गतिमान पे नज़र रखना और दूर की वस्तु पे नज़र रखना। दूर हिरन दौड़ रहा है उसको नज़र में लाना। तो इंसान इन दो चीज़ों में, पुरुष वर्ग इन दो चीज़ों में बहुत अच्छा नज़र रखता है, और जबकि महिलाओं की नज़र पास की चीज़ों में और स्थिर चीज़ों में महिलाओं की नज़र तेज है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है। ये रीज़न है कि महिलाओं को घर की हर छोटी चीज़ दिख जाती है और पुरुष वर्ग को नहीं दिखती। और महिलाओं को जब गाड़ी दे दी जाती है तब फिर पूरा जो पुरुष समाज है वो भयंकृत रहता है रोड पे। वो स्कूटी मतलब किधर भी जा सकती है। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि उनको गतिमान चीज़ें उनके दिमाग को इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं, और इस वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और जब ऐसा होता रहेगा कई सौ सालों, हजार सालों में, तब ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तब तक जितने शहीद हो जाएं रोड पे हो जाए, है ना। विकास की प्रक्रिया है। बोलो, तो आपको निएंडरथल मानव समझ में आ गया। निएंडरथल के बाद एक और मानव आया जिसका नाम था क्रो-मैग्नन। ये सही नहीं लिखा है। क्या नाम है? क्रो-मैग्नन। अब जो क्रो-मैग्नन है इसके बारे में क्या है कि इसका जो दिमाग है, इसका जो ब्रेन है, वो होमो सेपियंस से तेज था। होमो सेपियंस से तेज था, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, इनका अंत हुआ, और बाद में इनसे कौन बने? होमो सेपियंस बने। और इनका सर्वाइवल रेट सबसे अच्छा था होमो सेपियंस का। इस वजह से ये आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। हम और आप सब लोग जो बैठे हैं वहाँ तक, वो कौन है? सब होमो सेपियंस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमने ये जो आगे छूटा, ये बात हमने आपको बताई थी ना जिंजेंथ्रोपस वाली, वो यहाँ लिख दी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति थी, इसका नाम क्या था? जिंजेंथ्रोपस। ये औजार बनाने का कार्य करती थी। चूंकि ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है, ठीक है। टॉपिक सारे समझ में आए? मामला सेट है? अगर मामला सेट है तो फटाफट बताइए, सबसे पहले कौन सा मानव है? रामापिथिकस। बोलो, रामापिथिकस से कौन बना? ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से कौन बना? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बना जिंजेंथ्रोपस। जिंजेंथ्रोपस से कौन बना? नहीं, देखो एक बात को समझो जरा, ये जो जिंजेंथ्रोपस है इससे होमो हैबिलस नहीं बनेगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही होमो हैबिलस बनेगा। नहीं, हम समझे, आप क्रम में बता रहे हैं। हाँ, क्रम ही है, लेकिन जो जिंजेंथ्रोपस है वो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक, हाँ, उपजाति है ना। इसको हम लिखेंगे जिंजेंथ्रोपस।
ठीक है, कौन बन गया? होमो हैबिलस बन गया। होमो हैबिलस से निएंडरथल बन गया। उसे भूल भी जाओगे तो दिक्कत नहीं है, महत्वपूर्ण याद रहना चाहिए। फिर क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन महत्वपूर्ण है। वो हेडेलबर्ग छूट गया जो वहीं यूरोप में पैदा हुआ, यूरोप में मर गया। ठीक है, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन के बाद होमो सेपियंस। बोलो, कहानी एकदम समझ में आ गई? इसमें से बोलो औजार कौन बनाता था? जिंजिनथ्रोपस। पहली बार 2 पैरों पे पूरी तरह कौन चला? कमेंट में बताओ। पहली बार 2 पैरों पे कौन चला? होमो हैबिलस चला। पहला सांस्कृतिक मानव कौन था? निएंडरथल। होमो सेपियंस से ज़्यादा बुद्धिमान कौन था? क्रोमैग्नन था। बोलो, बात समझ में आ गई ना, है ना? तो चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी की क्लासें भी मिलती रहेंगी, है ना? क्लास लगी कैसी है एक बार ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज का क्लास कंप्लीट है। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। कल हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा स्टोन एज यानी पाषाण काल, और हम लोग जानेंगे कि पाषाण काल में मानव ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे विकास हुआ। ठीक है, इनमें से भी बहुत सारे मानव कल आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे निएंडरथल मानव आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसने भी वहाँ पर कुछ जो है ऐसा टाइम पीरियड है जिसका प्रतिनिधित्व किया है। घर कैसे थे, कैसे रहते थे, चीज़ों को एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे।